स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक्स। और आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चैप्टर के सेल डिवीजन वाले पोर्शन को, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल वाले पोर्शन को आज हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। अच्छा, वैसे सेल क्या विजिबल है? सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। ओके, तो सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया? डिवीजन का मतलब हो गया कि एक ही चीज है जो दो भाग में बटेगी। ओके, डिवीजन का मतलब हो गया एक ही चीज है जो दो भागों में बांटी जाएगी। ओके, सेल साइकिल अगर हम बोलेंगे तो सेल की लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे? सेल की लाइफ साइकिल को हम क्या कहेंगे? सेल साइकिल। ओके, क्या आप समझ पा रहे हैं? सेल की लाइफ साइकिल को हम कहेंगे सेल साइकिल। अच्छा, तो सेल डिवीजन से पहले हम सेल साइकिल समझेंगे ताकि सेल डिवीजन समझना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो लाइफ साइकिल अगर बोलेंगे तो हमारी लाइफ साइकिल कैसे होती है? बर्थ, फिर हम जी लिए, फिर डेथ, फिर से बर्थ, मतलब उस सर्कल में हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल देंगे तो बर्थ, ठीक है, फिर हम जी लिए, लिफ्ट, एंड देन अगेन डेथ, एंड देन अगेन बर्थ। ओके, तो मतलब ये एक साइकिल है, एक सर्कल है और ये चलता ही जाएगा। तो सेल की अगर हम बात करेंगे तो सेल साइकिल में फेजेस देखे जाएंगे। ओके, जीरो से शुरू करते हैं तो G0, G1, फिर बोलेंगे S, G2M, ये हमें याद रखना है। G1S, G2M, क्या बोलेंगे? G1S, G2M। और G0 जो है वो जीरो से स्टार्ट करना है, इसलिए हम इसे याद रखेंगे G1S, G2M। अच्छा, अब अगर हम इसे एक सर्कल में लिखेंगे तो हमने यहाँ से शुरू किया, क्लॉकवाइज होता है ना, शुरू किया G1, ओके, G2, ओके, नहीं गलत लिख दिया। अच्छा, G1S, G2 और M, और चलिए लिख दिया G0। ओके, तो G0 से शुरू की थी, G1S, G2, M के बाद फिर से G0। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे कि G1S और G2, इन थ्री फेजेस को क्या कहा जाता है? इंटरफेस। क्या कहेंगे? इंटरफेस। और इसको हम क्या कहेंगे? डिविजनल फेज। मतलब ये वो ऐसा पीरियड है जब सेल जो है वो डिवाइड करेगा या डिवीजन प्रोसेस में जाएगा। व्हेनेवर द सेल अंडरगोज द डिवीजन प्रोसेस, इट इज टर्म्ड एज द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल। ओके, डिवीजन मतलब सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर न्यूक्लियस, इज कॉल्ड द डिविजनल फेज, और दिस इज कॉल्ड द इंटरफेस। तो इंटरफेस में मेरे पास क्या क्या फेजेस आ रहे हैं? G1S, G2, और ये भी। ओके, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं G0 फेज की। बात कर लेते हैं G0 फेज को कहा जाता है क्रिसेंट फेज। अच्छा, ऐसा क्यों? हमारे बॉडी के जो वो सेल्स जो आलसी हो गए हैं और जो और ज़्यादा डिवीजन में नहीं जाना चाहते, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए इनएक्टिवेट हो गए हैं। इनएक्टिव मतलब वो अब और ज़्यादा फर्दर प्रोसेस को नहीं अटेंड करना चाहते, वो कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करना चाहते हैं। या फिर ऐसे सेल्स जो अब कभी रिपेयर नहीं हो सकते, जैसे न्यूरॉन्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? न्यूरॉन्स वो सेल्स है, इसलिए बोलते हैं कि जब ब्रेन में चोट लग जाएगी तो हम उसको फिर से ठीक नहीं कर पाएंगे जल्दी से। क्यों? बिकॉज न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजनरेट। तो ऐसे सेल्स जो फिर से बॉडी में रीजनरेट नहीं हो सकते और फिर से फंक्शन में नहीं आ सकते, उन्हें हम G0 फेज में डाल देते हैं। वो होते हैं इनएक्टिव इन स्टेज। और G0 को हम क्या कहेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज। अच्छा, पोस्ट माइटोटिक फेज क्यों कहेंगे? पोस्ट माइटोटिक फेज। अच्छा, तो प्री और पोस्ट का मतलब आप सभी को पता है, तो हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये है G1S, G2M। ओके, अब अगर हम इसे एक सर्कल यानी एक साइकिल के जैसे लिखेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं G1S, G2 और M। ओके, तो G1 के बाद हमने S नाम लिया था, इसलिए हम एरो जो है वो इस तरफ दे रहे हैं। ओके, तो G1 फेज को, ठीक है, G1 फेज को हम क्या कह सकते हैं? G1 फेज कौन से फेज के बाद शुरू हुआ? G1 फेज शुरू हुआ M फेज के बाद में। तो हम क्या कहेंगे? बाद में आने वाली चीजों को हम पोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोस्ट। तो हम G1 फेज का दूसरा नाम पोस्ट माइटोटिक फेज कह सकते हैं। और G1 फेज के पहले हम देखेंगे कि G1 फेज के बाद कौन सा फेज आता है? S फेज।
ठीक है, मतलब एस फेस के पहले जो फेज आता है उसका क्या नाम है, G1। तो हम G1 फेज को क्या कह सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेज। एस फेज इज द सिंथेटिक फेज। तो अगर हम G1 की बात करें तो G1 जो एस के पहले आता है तो हम G1 को कह सकते हैं प्री सिंथेटिक फेज। मतलब सिंथेटिक फेज के पहले आने वाला जो फेज होगा उसे हम G1 फेज कहेंगे, यानी कि प्री सिंथेटिक फेज। ओके, और G1 फेज को हम और क्या कह सकते हैं, माइटोसिस के बाद। माइटोसिस के बाद एरोज हमें हमेशा याद रखनी है, नहीं तो ये प्री और पोस्ट वाला जो कंसेप्ट है हम कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम में गलत कराएंगे, जो कि हमें नहीं करना है। बोर्ड्स आ रहे हैं और हमें बहुत ध्यान रखना है। G1 के बाद आने वाला फेस है एस फेस, मतलब एस के पहले जो फेस आएगा वो है G1। तो G1 को हम प्री सिंथेटिक फेस कहेंगे। और अगर हम M फेस की बात करें तो M फेस के बाद जो फेस आएगा वो है G1। तो हम G1 को पोस्ट माइटोटिक फेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोस्ट माइटोटिक, पोस्ट माइटोटिक फेस। ओके, अच्छा अब अगर हम S फेस की बात करें, G1, अच्छा अगर हम G2 फेस की बात करें, G2 फेस की बात करें तो हम G2 फेस को क्या कह सकते हैं, G2 फेस जो है S फेस के बाद में आता है, S फेस के बाद में, मतलब कि G2 बराबर। तो G2 फेस को हम क्या कह सकते हैं, पोस्ट सिंथेटिक, पोस्ट सिंथेटिक फेस। अच्छा, और ऐसा क्यों, क्योंकि S फेस के बाद होने वाले फेजेस में हम पोस्ट लगाएंगे। अब जैसे M फेस के पहले कौन सा फेज आया है, G2 फेज, पहले आने वाले फेजेस के लिए हम लगाएंगे प्री। तो G2 फेज इज द प्री माइटोटिक फेज, प्री माइटोटिक फेज। ओके, प्री माइटोटिक फेज एक बार फिर से क्लियर करेंगे। तो हमारे पास 4 फेजेस हैं, G1, S, G2 एंड M। कौन कौन से, लाइन से याद रखने हैं, G1, S, G2 एंड M। ओके, जजा देंगे G1, S, G2, M, एक सर्कल में जजा देंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जजाएंगे और हम इनके तरफ लगा देंगे एरो, G1, S, G2, M। ओके, G1 से S के तरफ ही एरो होना चाहिए, नहीं तो हमारा प्री और पोस्ट सब गड़बड़ हो जाएगा। ओके, G1, S, G2, M। ओके, G1 से S की तरफ जब हमने एरो करी तो S, G1 और S में G1 फेस को हम क्या कह सकते हैं, प्री सिंथेटिक फेस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिंथेटिक फेस के पहले आने वाले फेस को हम प्री लगाएंगे और G1 फेस आ रहा है इसलिए G1 फेस को हम प्री सिंथेटिक फेस बोलेंगे। और S फेस के बाद G2 आ रहा है इसलिए हम इसे पोस्ट सिंथेटिक फेस कहेंगे। G2 फेज इज नोन एज द पोस्ट सिंथेटिक फेस। ओके, अब G1 फेस को M के रिस्पेक्ट में देखेंगे, माइटोटिक फेस के रिस्पेक्ट में, तो माइटोटिक फेस यानी M फेज होने के बाद G1 फेस स्टार्ट होगा, तो हम G1 फेस को पोस्ट माइटोटिक फेस कहेंगे, पोस्ट माइटोटिक फेस। और M फेस से आने वाला, M फेस से पहले आने वाला जो फेज है वो है G2, इसीलिए हम G2 फेस को प्री माइटोटिक फेज कहेंगे, प्री माइटोटिक फेज। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है और यहाँ बिल्कुल भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस में हमें कौन कौन से फेज हैं, G1, S और G2, ये 3 फेज है, G1, S और G2। ओके, हियर द G डिनोट्स फॉर द गैप, G डिनोट्स द गैप। ओके, तो G1 फेज के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो G1 फेज को ग्रोथ फेज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। G1 फेज इज नोन एज द ग्रोथ फेज। इस फेज में क्या होगा, अच्छा तो ये समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है कि जैसे समझिए हमें कुछ अच्छा सा खाना है, ठीक है, शाम हो गई, भूख लग गई और हमें नाश्ता करना है और हमें कुछ बहुत टेस्टी सा खाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है सामान जमा करना होगा, जिसकी हम कोई भी क्या एग्जांपल दे, जैसे हमें खानी है पाव भाजी। ओके, तो पाव भाजी बनाने के लिए मुझे बहुत सारी सब्जी चाहिए, पाव चाहिए, ब्रेड चाहिए और उसके अलावा मुझे मसाला चाहिए, इंग्रेडिएंट्स जितने भी उसमें चाहिए वो सब मुझे जमा करने होंगे। ठीक है, तो ग्रोथ फेज ऐसे समझ सकते हैं कि वो फेज है जिसमें मुझे मार्केट से सारा सामान लेके आना है और सब्जियां सारी काटनी है और उबालनी है और यहाँ तक। ठीक है, तो ग्रोथ फेज में सेल क्या करेगा, ग्रोथ फेज, G1 फेज को ग्रोथ फेज बोला जाएगा और इस फेज में सेल जो है अपनी प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज कर देगा, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीजेस। ओके, प्रोटीन सप्लाई इंक्रीजेस। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, सब लोगों को सब्जी काटने में अलग अलग समय लगता है, तैयारियां करने में अलग अलग समय लगता है। किसी को लगता है कि वो अपने हाथ से सब्जी काटे, किसी को लगता है कटर से सब्जी काटे, किसी को लगता है कि उबाल ले या मैश कर ले या वट एवर दे लाइक। ठीक है, तो G1 फेज, वैसे ही G1 फेज हर सेल के लिए वैरी करेगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि टाइम वेरीज इन डिफरेंट सेल्स इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। G1 फेज के लिए लिखेंगे टाइम वेरीज in different cells, time varies in different cells in different organisms, different cells in different organisms। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही है? अच्छा, अब जब हमने वो खाना काट के रेडी कर लिया, ठीक है, ब्रेड के पैकेट में से निकाल ली और अलग से रख ली। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे,
अब हमको गैस पे चढ़ानी होगी कढ़ाई या कुकर जिसमें भी हम वो भाजी बनाएंगे। तो उस फेस को क्या बोलेंगे, बनाने वाले फेस को क्या बोलेंगे, सिंथेसिस मतलब बनाना, तो उस फेस को हम बोलेंगे सिंथेटिक फेस। ठीक है, तो सिंथेटिक फेज में हम अगर इमेजिन करें कि हम एक साइड पाव भाजी बना रहे हैं, तो सेल के लिए उसकी पाव भाजी यानी उसकी भाजी का काम करता है डीएनए। मतलब सबसे सेल के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डीएनए। ओके, तो एस फेज यानी सिंथेसिस फेज, एस फेज इज नोन एज दी सिंथेसिस। अच्छा, G2 फेज जो है उसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेंगे। एस फेज को हम क्या कहेंगे, सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज या फिर सिंथेटिक फेज। ओके, सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। अच्छा, रेप्लिकेशन मतलब क्या था कि डीएनए जो है वो अपने ही जैसा और बना लेगा, है ना। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए का अगर एक स्ट्रैंड है तो वो अपने जैसा ही दूसरा और बना लेगा। या फिर जो मेरे पास एक क्रोमोसोम, ये क्या बताया था हमने लास्ट क्लास में, क्रोमैटिड, अगर मेरे पास इतना ही क्रोमैटिड है तो इस फेज में ये ऐसा बन जाएगा, मतलब डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस एंड इट डुप्लीकेट्स, मतलब ये पहले जैसा था इसके जैसा एक और बना लेगा। इसको क्या कहेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। और इनको हमने क्या नाम दिया था, इन दो बहनों को सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि प्लॉइडी लेवल रिमेन्स द सेम, प्लॉइडी लेवल रिमेन्स द सेम। अच्छा, प्लॉइडी लेवल रिमेन्स द सेम का मतलब क्या हुआ कि देखो, इसको भी हम एक ही क्रोमैटिड गिन रहे हैं और इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम में गिनेंगे और इसको भी हम एक ही क्रोमोसोम में गिनेंगे। मतलब अगर ये डुप्लीकेट हुआ है, लेकिन अगर ये दो अलग अलग होते तो हम इन्हें दो गिनते, लेकिन अगर ये एक साथ हुए हैं तो हम इन्हें एक ही गिनेंगे। तो प्लॉइडी लेवल जो हमने n और 2n पढ़ा था वो इस केस में जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब अगर पहले प्लॉइडी लेवल n था तो अभी भी प्लॉइडी लेवल जो है वो n ही रहेगा, और अगर पहले प्लॉइडी लेवल 2n था तो अभी भी वो 2n ही रहेगा। ओके, तो सिंथेटिक फेज में हमने क्या देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस और क्रोमैटिड्स आर फॉर्म, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म। ओके, प्लॉइडी लेवल रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो हमने सिंथेटिक फेज में क्या क्या एग्जांपल दिया था कि हमारी पाव भाजी जो है वो हमने गैस पे चढ़ा दी है और अब वो बन रही है। ओके, तो अब वो भाजी जब बन जाएगी या बन रही होगी तो हमें गैस का ध्यान रखना होगा कि कहीं फुल गैस होने से वो मेरी जो भाजी है वो जल नहीं जाए, नहीं तो मेरा जो पूरा टेस्ट था पाव भाजी का, जो एक्चुअल टेस्ट होना चाहिए वो नहीं आ पाएगा, राइट। अब इसमें क्या होगा कि डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है, मतलब डीएनए जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि वो ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, उसको रेप्लिकेट होने के लिए खुलना पड़ता है। मतलब ये पूरा ऐसे ऐसे होके खुल जाएगा, मतलब जो नाइट्रोजन बेसेस हैं वो फ्री हो गए हैं। ठीक है, क्या हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। ओके, तो नाइट्रोजन बेसिस फ्री होने के चलते रिएक्टिव हो गए हैं, रिएक्टिव हो गए हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर पाव भाजी हम फुल गैस पर रख देंगे और वो नीचे से गैस के साथ रिएक्ट करके जलने लगेगी तो मेरा जो मेन मोटिव था टेस्टी पाव भाजी खाने का वो तो खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही डीएनए जो रिएक्टिव हो गया है अब वो किसी गलत चीज़ के साथ रिएक्शन में नहीं आ जाए, इसीलिए ये जो सिंथेसिस फेज है ये जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी पूरा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि synthesis phase is completed as quickly as possible due to the exposed base pairs being sensitive to the external factors like the mutagen। कुछ समझ में आया या फिर से रिपीट करूं, लिख दूं? ओके, सिंथेसिस इज कंप्लीटेड, ये एस फेज के लिए है। ओके, एस फेज के लिए है। सिंथेसिस इज कंप्लीटेड as quickly as possible, is completed as quickly as possible due to this exposed, मतलब कि ये जो बेस पेयर्स हैं ये अब एक्सपोज हो गए हैं और ये बहुत सेंसिटिव है, और अगर ये किसी और चीज़ के साथ रिएक्शन करेंगे तो जो रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए था वो रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो सिंथेसिस फेज वाला प्रोसेस है ये जितने जल्दी खत्म हो जाएगा उतना अच्छा होगा। सिंथेसिस इज कंप्लीटेड एज क्विकली एज पॉसिबल due to the exposed base pairs being sensitive to external factors, like mutagen, ओके। तो एस फेज वो ऐसा फेज है जब मेरी जो पाव भाजी है वो बन के रेडी हो चुकी है ऑलमोस्ट, और G2 और एस फेज में सेल ने क्या बना लिया है, डीएनए रेप्लिकेट कर लिया है। ओके, अब G2 फेज, अब खाना बनने के बाद हम क्या करते हैं, 10 मिनट के लिए हम उसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं, या फिर हम जो है वो धनिया काटेंगे और गार्निशिंग के लिए रखेंगे या फिर प्लेट वेट अरेंज करेंगे और वैसा कुछ, राइट। तो सिंपली लाइक दैट
G2 फेज में सेल भी जो है वो खुद के लिए प्रोटीन सप्लाई इंक्रीज करेगा। इसको थर्ड फाइनल, ओके, तो यहाँ लिखेंगे G2 फेज को क्या लिखेंगे, थर्ड फाइनल सब फेज ऑफ इंटरफेस, थर्ड फाइनल सब फेज ऑफ इंटरफेस। और इसमें ये क्या करता है, रेडीज इटसेल्फ मतलब खुद को तैयार करता है, रेडीज इटसेल्फ फॉर द एम फेज, रेडीज इटसेल्फ फॉर द एम फेज, ठीक है। और एम फेज क्या है, माइटोसिस फेज और माइटोटिक फेज। और उस माइटोटिक फेज में क्या होगा कि जो हमने खाना बनाया था अब वो 2, 4 या जितने भी हिस्सों में हमें पाव भाजी खानी है वो बांटी जाएगी, और सेल जो है वो उसे 2 पार्ट में या जितने पार्ट्स में वो चाहे डिवाइड करेगा। ओके, तो माइटोटिक फेज और एम फेज। ओके, माइटोटिक फेज और एम फेज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जब हम पाव भाजी का सामान बाजार से लेने जाएंगे और लेके आएंगे और बनाएंगे और प्लेट में डालेंगे, उसमें कितना टाइम लग जाएगा, मतलब 90% टाइम उसमें लग जाएगा, और वो बनने के बाद हम 10 मिनट में उसे खा के खत्म कर देंगे, राइट। तो वैसे ही सेल साइकिल की अगर बात की जाए तो इंटरफेस यानी G1S और G2 फेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं या फिर रेस्टिंग फेज कहते हैं, उस फेज का टाइम होगा 90%। मतलब एक सेल के लाइफ साइकिल में 90% टाइम इस प्रिपरेशन में ही चला जाएगा, और डिवीजन का टाइम जो होगा माइटोटिक फेज का वो सिर्फ 10% ही होगा। ओके, 10% ही होगा। तो माइटोटिक फेज को क्या बोलेंगे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये खत्म हो जाएगा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ये खत्म हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब एक और बात कि जीवन फेज की जो हमने बात की थी, एक सेल के पास, यहाँ पढ़ते हैं, एक सेल के पास हमने पढ़ा था क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, है ना, लास्ट डे हमने पढ़ा था, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम, और भी सेल ऑर्गेनेलेज होंगे। क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलेज, ठीक है। तो ये एक सेल जो आगे चल के 2 सेल में बटेगा, है ना, 2 सेल में बटेगा। तो इसके पास समझो पहले सिर्फ एक माइटोकॉन्ड्रिया था, अब इसको आगे जाके 2 सेल बनना है, ठीक है। तो इसके पास तो, और इसको अपनी जितनी भी जायदाद है वो 2 बराबर हिस्सों में बांटनी है, तो आधा आधा माइटोकॉन्ड्रिया हम नहीं बांट पाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसको खुद के अंदर 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनानी पड़ेगी, ताकि ये इसको भी एक माइटोकॉन्ड्रिया दे पाए और इसको भी एक माइटोकॉन्ड्रिया दे पाए। दो द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज आर मच इन, मतलब वो बहुत ज़्यादा ही नंबर में होंगे, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक का एग्जाम्पल जो है हमने ले लिया है, ठीक है। एक माइटोकॉन्ड्रिया समझो बांट लिया। अब उसके बाद इसके पास और जो लाइसोसोम, राइबोसोम और जितने भी सेल ऑर्गेनेलेज होंगे वो इस सेल के अंदर ड्यूप्लीकेट करेंगे, मतलब अपने ही जैसे और खुद के जैसे दिखने वाली और सारी चीज़ें बनाएंगे, ताकि सेल डिवीजन के टाइम पे जब सेल डिवाइड होगा 2 चीज़ों में, 2 भागों में, तो उनके सबके पास एक एक चीज़ें जाए। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि सेल ऑर्गेनेलेज डुप्लीकेट होंगे। अब ये सेल ऑर्गेनेलेज जीवन फेज यानी ग्रोथ फेज में डुप्लीकेट होंगे, ये याद रखना है। जीवन फेज सेल ऑर्गेनेलेज डुप्लीकेट देमसेल्व्स, सेल ऑर्गेनेलेज डुप्लीकेट। ओके, तो अब हम बात करेंगे माइटोटिक फेज की, जो 10% ही टाइम लेगा एक इंटरफेज यानी एक सेल साइकिल का, और इंटरफेज जो है वो 90% टाइम लेगा। तो माइटोटिक फेज को हम क्या कहेंगे कि ये शॉर्ट लाइफ स्पैन में, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में होगा। ओके, और अब इसके बाद हम माइटोटिक फेज का एक और स्पेशल फीचर पढ़ेंगे, वो ये है कि न्यूक्लियर डिवीजन होगा इस फेज में। न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कार्योकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन को। अच्छा, अब न्यूक्लियर डिवीजन मतलब कि ये सेल था, ये इसके अंदर न्यूक्लियस था, ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर अच्छा ठीक है, न्यूक्लियस कैसा दिखाई देता था, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट। तो न्यूक्लियस के अंदर ये था न्यूक्लियोलस और ये था क्रोमैटिन, है ना, और ये जो क्रोमैटिन था ये कंडेंस्ड होके बनाएगा क्रोमोसोम, ऐसा, ठीक है, ऐसा। बट आफ्टर सिंथेटिक फेज और एस फेज ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डुप्लीकेट करेंगे और ये हमें कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है, ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन स्टिल द प्लॉइडी रिमेन्स द सेम। ओके, अब ये जो क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स के साथ मुझे मिला है, या फिर सेल को मिला है, ये इस फेज में अलग अलग हो जाएंगे फिर से। क्यों? क्योंकि 2 सेल बनेगा,
मतलब ये जो है ऐसे बन जाएंगे। मतलब क्या है कि एक जो बड़ा सेल था उससे मुझे अब दो छोटे छोटे सेल्स मिलेंगे जिसमें दोनों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके पास अगर ये ऐसा है तो इसमें से एक ठो इसको जाएगा और एक ठो इसको जाएगा। आर यू गेटिंग? ओके, फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि ये है सेल, सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर ये है न्यूक्लियोलस और ये है क्रोमैटिन, और ये क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस होकर बनाया क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज जो है वो ड्यूप्लीकेट करेंगे, लेकिन प्लॉइडी लेवल जो है वो सेम रहेगा, और ड्यूप्लीकेट करने के बाद ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो बना लेंगे। एक सेल जो दो में डिवाइड होगा, या फिर हम कहेंगे कि ये किसके अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर था, तो हम क्या कहेंगे कि एक न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होगा दो छोटे न्यूक्लियस में, लेकिन इस न्यूक्लियस के अंदर जितना सामान था वो दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा, न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2। ओके, सो दिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कार्योकाइनेसिस, और ये न्यूक्लियर डिवीजन देखा जाएगा माइटोटिक फेज में। ठीक है, ये हो गया माइटोटिक फेज। अब माइटोटिक फेज होने के बाद एक सेल में जब न्यूक्लियस डिवाइड कर गए, एक सेल में पहले एक ही न्यूक्लियस था, अब ये न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद एक सेल में दो न्यूक्लियस हो गए, है ना। लेकिन अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब अब ये जो बड़ा एक सेल है ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, ईच हैविंग देयर ओन न्यूक्लियस, और जो हमने आगे पढ़ा था जीवन फेस में कि ये जो सेल है यहाँ जितने भी सेल ऑर्गेनेलिज होंगे उनको ड्यूप्लीकेट करेगा, और सेल ऑर्गेनेलिज ड्यूप्लीकेट करेगा, उन ड्यूप्लीकेटेड सेल ऑर्गेनेलिज को ये आगे चल के एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको, अगर ये दो माइटोकॉन्ड्रिया बनाते एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको और एक माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऐसे करके बांट देगा, तो ये जो है पूरा कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर डिवीजन तक, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन की जहां तक हमने बात की, मतलब यहाँ तक कहेंगे एम फेज, और एम फेज और माइटोटिक फेज होने के तुरंत बाद ही होगा साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन, और कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन, और कार्योकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। कार्योकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ओके, लेकिन हमें याद रखना है कि साइटोकाइनेसिस ये जो है ये माइटोटिक फेज में नहीं आता, लेकिन हाँ माइटोटिक फेज होने के तुरंत बाद, मतलब कार्योकाइनेसिस होने के तुरंत बाद साइटोकाइनेसिस देखा जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सेल साइकिल। सिग्निफिकेंस मतलब क्या हो गया कि इंपॉर्टेंस, मतलब सेल साइकिल करना या होना क्यों जरूरी है। अच्छा, ग्रोथ, क्या आप सबको ग्रोथ का मतलब पता है? ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या बता सकते हैं मुझे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अच्छा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक बच्चा जो है, समझ लो एक बच्चा जो है वो 4 साल का हो गया, ठीक है, 4 इयर्स। अब अगले साल जो है वो कितने साल का हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा। ओके, बेसिक। अच्छा, हम क्या बोल रहे थे कि एक बच्चा है जो 4 साल का है और उससे 1 से 100 तक काउंट करना नहीं आता। ओके, नहीं आता। अब वही बच्चा जो है वो 5 साल का हो गया है और उसे अब तक 1 से 100 तक काउंट करना नहीं आता। ठीक है, एक साल में वो 4 से 5 साल का हो गया। ओके, 4 से 5 साल का हो गया, मतलब उसकी ग्रोथ हुई है। ओके, अब लेकिन उससे पहले भी 1 से 100 तक काउंट करना नहीं आता था और उसे अभी भी नहीं आता है, मतलब उसकी ग्रोथ तो हुई है लेकिन उसकी डेवलपमेंट नहीं हुई। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ग्रोथ हुई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई। और अगर वही बच्चा जो 5 साल का है उसको 5 साल में 1 से 100 तक अगर गिनना आ जाता तो हम कहते कि उसकी तो बहुत डेवलपमेंट हुई है 1 साल के अंदर। ओके, तो मतलब क्या है कि ग्रोथ को हम देखेंगे कि मेजर कर पाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ हम फील कर पाएंगे। ओके, जैसे एक और एग्जांपल दूं तो बालों का एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, कि मेरे बाल जो है वो शोल्डर लेंथ तक ही आ रहे हैं। ठीक है, रफ है, स्मूथ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, रफ बाल है शोल्डर लेंथ तक। और 1 ईयर लेटर, मतलब 1 साल बाद आप मुझे देखो और मेरे बाल जो है वो पूरे वेस्ट लेंथ तक आ जाए, तो आप क्या बोलोगे कि आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हुई है। ठीक है, क्या हुई है? ग्रोथ। मेरे बाल पहले भी रफ थे और आज भी अगर रफ है तो नहीं बोला जाएगा कि उनकी डेवलपमेंट हुई है। ओके, और अगर मेरे बाल शोल्डर लेंथ के ही हैं, रफ हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप मुझसे मिले और मेरे बाल शोल्डर लेंथ तक ही हैं लेकिन स्मूथ हो गए, तो उसे हम ग्रोथ में नहीं, उसे हम डेवलपमेंट में गिनेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेल साइकिल में मतलब एक सेल के लिए सेल साइकिल होना उसके ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट दोनों के लिए ज़रूरी है। रिपेयर मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो मेरे हाथ में चोट लग गई,
ठीक है। यहाँ के जो सेल्स थे मतलब समझो जल गए, तो जलने से यहाँ का जो सेल्स है वो काला काला हो जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम बाद उसमें क्या होगा, एक ब्राउन सी लेयर आ जाएगी, और कुछ दिन बाद अगर हम देखेंगे तो वो जो ब्राउन वाली लेयर है वो हट जाएगी और पहले जैसे मेरी स्किन थी वैसी वापस आ जाएगी। मतलब क्या हुआ कि पहले यहाँ के जो सेल्स थे वो खराब हो गए, ठीक है। फिर यहाँ जो सेल्स थे वो ग्रो किए, ठीक है, मतलब डिवाइड हुए, और फिर यहाँ जो मेरी एरिया इस रीजन की जो खराब हो गई थी उसको उन्होंने रिपेयर कर दिया, ओके। अब बीच में अगर देखेंगे कि मेरे यहाँ का जो सेल्स था वो काला काला हो गया था, लेकिन अब फिर से जो नया सेल्स आया है वो जैसे मेरी पहले स्किन थी वैसा ही आया है, ठीक है। तो उसे हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और रिपेयर का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ओके। और रिप्रोडक्शन मतलब क्या हुआ कि एक सेल जो है वो अपने जैसा और सेल्स बनाते जाएगा, तो इंडिविजुअल जो है वो बनते जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन। मतलब सेल साइकिल का सिग्निफिकेंस है कि वो सेल की ग्रोथ में, रिपेयर में, डेवलपमेंट में और रिप्रोडक्शन में मदद करता है, इसीलिए सेल साइकिल जो है वो बहुत नेसेसरी है। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इस सेल साइकिल में जो हमने इतनी देर से बात की थी G1S G2M, अगर ये हमारी सेल साइकिल जो है इसमें कुछ भी दिक्कत आई, ठीक है, अगर इस सेल साइकिल को कुछ भी हैम्पर हुआ तो सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते जाएंगे। इफ यहाँ लिखते हो if the cell cycle got hampered, cells will divide continuously, मतलब वो डिवाइड करते ही जाएंगे कंटिन्यूअसली। देखो दो ऑप्शन है, या तो वो डिवाइड करेंगे या फिर वो डिवाइड करना बंद कर देंगे, है ना। अगर वो डिवाइड करना बंद कर देंगे तो वो G0 फेज में चल जाएंगे, तो उससे मेरा कोई हार्म नहीं है। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते गए, इफ द सेल्स विल डिवाइड कंटिन्यूअसली देन इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक सेल्स के लिए लिमिट होती है कि वो कितने बार डिवाइड कर सकते हैं। अगर वो जरूरत से ज़्यादा डिवाइड जरूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता। तो वैसे ही अगर सेल्स जो है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड किए जा रहे हैं तो वो क्या कर देंगे, ट्यूमर क्रिएट कर देंगे, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, और वो ट्यूमर जो है वो अल्टीमेटली हमें कैंसर तक पहुंचा देगा। सो सेल साइकिल बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होनी चाहिए। सेल साइकिल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उतनी ही हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर, ओके। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सेल डिवीजन कैसे होगा, और सेल साइकिल में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, और सेल साइकिल में दो फेज है, इंटरफेस और माइटोटिक फेज यानी डिविजनल फेज जिसे हमें कहा है। फिर उसके बाद हमने GS GM G2 G0 सारे फेसेस के बारे में पढ़ लिया। फिर उसके बाद हमने माइटोसिस फेज के बारे में पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा कि न्यूक्लियर डिवीजन यानी कार्योकाइनेसिस किसे कहते हैं और साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, और हमने जाना कि सेल साइकिल का क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कि ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर और रिप्रोडक्शन में। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे हम जो है पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस, ये सब हम पढ़ेंगे। और तब तक आप ये सब बुक से जरूर रीड कर लीजिए। नोट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।